बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग वर्ग नवम के इतिहास पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789 का प्रातः पेरिस नगर के अंदर आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में प्रवेश का हुक्म दे दिया था। यह अफवाह फैल गई थी कि वह सेना के नागरिकों पर गोलियां चलाने का हुक्म देने वाला है। लगभग 7000 पुरुष तथा महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का फैसला किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरदस्ती घुस गए। अंत में हजारों लोगों का एक दल पेरिस नगर के पूर्वी भाग की तरफ चल पड़ा और बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की आशा थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी आज़ाद कर लिए गए। यद्यपि उनकी मात्रा कुल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का चिन्ह होने के कारण बास्तिल किला लोगों की नफरत का केंद्र था। अतः किले को ध्वस्त कर दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजो कर रखना चाहते थे। इस घटना के पश्चात बहुत दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती इलाकों में कई और संघर्ष हुए। अधिकतर जनता पाव रोटी की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का अवलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकतर नागरिकों को ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, चलिए आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 4। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। इस चैप्टर में सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे प्रथम स्टेट, जिसे पादरी वर्ग के लोग आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, वकील, अदालती कर्मचारी, व्यापारी, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर तृतीय वर्ग में आते थे। कुछ नए शब्द इस चैप्टर में दिए गए हैं, जैसे लिरवे, फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में खत्म कर दिया गया। एस्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत का अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का दल। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के समान होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। लुई 16वां, जो बुर्बो राजवंश से संबंधित था, सन 1774 में फ्रांस का सम्राट बना। उस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष को खाली पाया। चिरकाल तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन ध्वस्त हो चुके थे। वर्साई के बड़े बड़े महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से मुक्त कराने में मदद दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे से भी ज़्यादा कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्ज देने वाले
अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा लगातार बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर विवश थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों का विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए मजबूर हो गई। पर यह कदम भी काफ़ी नहीं थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में विभाजित था और केवल तीसरे स्टेट के लोग यानी जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में बटे फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का हिस्सा था। प्राचीन राजतंत्र पद का इस्तेमाल सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दिखाया है। पूरी आबादी में लगभग 90% कृषक थे, लेकिन जमीन के मालिक कृषकों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का हक था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह कृषकों से सामंती कर वसूल करता था। कृषक अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के बनाने में सहयोग आदि करने के लिए मजबूर थे। चर्च भी कृषकों से करों का एक हिस्सा टाइद यानी धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के सभी लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल जो प्रत्यक्ष कर कहलाता था और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के जरिए जनता वहन करती थी।